शंकर का वह क्रोधा नल कर सकता, जगती क्षार क्षार डमरू की वह प्रलय ध्वनि हूँ, जिसमें नचता भीषण संहार रणचंडी की प्यास। मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर, जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता सदियों में एक बार ही आते हैं। अटल वो नेता थे जिनके बारे में तो कभी कभी उनके विरोधी उनकी पार्टी से ज्यादा तारीफ कर देते हैं। चाहे इस देश में नेहरू और इंदिरा जैसे लीडर भी रहे हैं जिनकी लोग पूजा किया करते थे, लेकिन वो भी आलोचना से अछूते नहीं थे। जबकि अटल के केस में वो हमें अलग ही दिखते हैं। फिर चाहे वो यूएन में हिंदी बोलना हो या फिर मुशर्रफ के सामने उसे चेतावनी देते हुए कविता पढ़ना, उसमें एक अलग बात थी। और आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों अटल जी भारत के सबसे पसंदीदा प्रधानमंत्री थे। तो बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अटल को जो बात सबसे पहले बाकी नेताओं से अलग करती है वो है अटल और संसद का साथ। अटल जी 1957 में पहली बार लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे थे। ये वो वक्त था जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और रिटायर होने वाले थे, लेकिन बाद में कई सारे दबावों के कारण नेहरू ने रिटायरमेंट नहीं ली और अटल के लिए एक अनचाहा वरदान बनकर आया। अटल वैसे तो विपक्ष में थे, लेकिन वो नेहरू की बहुत इज्जत करते थे। इस स्नेह ने वाजपेयी को एक आम आरएसएस प्रचारक से एक डेमोक्रेसी में विश्वास रखने वाला पार्लियामेंटेरियन बना दिया। नेहरू ने भी बहुत कम वक्त में अटल की प्रतिभा पहचान ली थी और नेहरू ने एक से ज्यादा मौकों पर अटल में कुछ अलग देखने की बात कही थी। एक बार तो सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष निकिता क्रुश्चोव भारत के दौरे पर आए हुए थे। तब नेहरू ने वाजपेयी को क्रुश्चोव से मिलवाते हुए कहा था, इनसे मिलिए, ये आने वाले वक्त में भारत के प्रधानमंत्री होने वाले। अभी वाजपेयी को संसद में आए पहले 5 साल भी नहीं बीते थे कि नेहरू ने इन्हें यह कह दिया। इसके बाद एक बार वाजपेयी विदेश में थे और तब भी नेहरू ने वहां पर रह रहे अपने लोगों से वाजपेयी का ध्यान रखने के लिए पर्सनली कहा था। अटल भी नेहरू को कभी नहीं भूले और जब आखिर वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में नेहरू की रखी एक तस्वीर हटवा दी गई है। अटल जी ने तुरंत उस तस्वीर के बारे में अधिकारियों से पूछा। किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। अगले दिन वो तस्वीर उनके कमरे में फिर से टांग दी गई। कवि होने के कारण अटल जी की भाषा पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी, जिस कारण उन्हें भाषण देते सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती थी। अटल जी को जो बात बाकी नेताओं से अलग करती है वो है उनका पत्रकारों की तरफ रवैया और लोगों से बात करने का ढंग। अटल जी खुद पत्रकार रह चुके थे, इसलिए वो मीडिया के लोगों से इज्जत से पेश आते थे और कई बार उनके बीच हंसी मजाक भी हो जाता था। एक बार जब अपनी शादी पर किए जा रहे प्रश्नों से अटल जी परेशान हो गए तो उन्होंने मीडिया में एक बार कह दिया कि महोदय, आप मेरी शादी की चिंता ना करें, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं हूँ। इस वक्त इस तरह के बयान देने पर आपको बहुत सी नेगेटिव कवरेज मिल सकती थी, लेकिन अटल जी रिस्क उठाने के लिए तैयार थे। अटल को लेकर आज जो अच्छी बातें कही जाती हैं उनमें एक बात छुपी रह गई है और ये वो बात थी जिसने भारत के आजाद होने से पहले ही अटल को देशद्रोही का टैग दे दिया था और अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने इस बात की कई बार सफाई भी दी। हुआ यूं था कि आजादी से पहले जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था तब अटल एक मेले में थे और वहां पर कुछ लोगों ने भारत छोड़ो के नारे लगाते हुए एक नाटक प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस को इसकी भनक लगी तो वो वहां पहुंचे, लेकिन नाटक के सभी लोग वहां से फरार हो गए और तब एक युवा अटल की मदद से पुलिस ने इन स्वतंत्रता सेनानियों की शिनाख्त की थी। खैर, ये एक युवा अटल थे, लेकिन अटल ने अपने पूरे जीवन को बाद में इस तरह से जिया कि आज हमें ये बात याद भी नहीं। अटल अकेले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई। क्या आज कल्पना भी कर सकते हैं आप कि कोई नेता एक वोट के कारण सरकार छोड़ देगा, वो भी आज के माहौल में जहां विधायक से लेकर सांसद बिकने के लिए हाथ में अपना रेड कार्ड लेकर घूमते हैं। अटल ने कई बार ऐसे फैसले लिए जिससे उन्हें राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ा। पार्लियामेंट में 23 साल रहने के बाद
अटल का आरएसएस से विश्वास थोड़ा कम हो गया था और वो आरएसएस का कम से कम दखल अपने कामों में चाहते थे, जिस वजह से जब उन्होंने 1980 में आडवाणी के साथ बीजेपी बनाई और खुद उसके प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने चुनाव में आरएसएस से दूरी बनाए रखी। परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को अगले चुनाव में 2 सीटें मिली, जिसमें अटल खुद अपनी ग्वालियर सीट से हार गए थे। इसके बाद बीजेपी में अटल को बाहर करने की मांग उठने लगी और आडवाणी बीजेपी के प्रेसिडेंट बने। यहाँ से बीजेपी की किस्मत ने पलटना शुरू किया और जैसे जैसे बीजेपी मजबूत हो रही थी, आडवाणी का कद बढ़ रहा था। जितना आडवाणी का कद बढ़ता उतना ही अटल को पीछे कर लिया जाता। इस बीच एक वो समय भी था जब अटल पार्टी की गतिविधियों से दूर अमेरिका में अपना इलाज करवाने के बाद कुछ दिन यूं ही वहां रुक गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब देश में उनकी कोई जरूरत नहीं है। नेहरू के साथ अटल का एक और कनेक्शन भी है। नेहरू अपने फॉरेन मिनिस्टर खुद ही थे और जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब अटल को भी फॉरेन मिनिस्टर बनने का मौका मिला, जिस बीच उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और काफी लोगों से मिले। इस बीच वो पाकिस्तान भी गए और वहां सबका दिल जीता है। इसके लगभग 2 दशक बाद जब वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उनका ये फॉरेन मिनिस्ट्री का एक्सपीरियंस काम आया। कारगिल के धोखे को भूलते हुए उन्होंने पाकिस्तान और कश्मीर को हैंडल करने के लिए बातचीत का एक नया सिलसिला शुरू किया। ये वो वक्त था जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को लग रहा था कि शायद अब हम कश्मीर का मसला सुलझाने के काफी करीब हैं, लेकिन अफसोस पाकिस्तान की हरकतों के कारण ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अटल की इस कोशिश के लिए आज भी पाकिस्तानी और कश्मीरी लोग उनकी काफी इज्जत करते हैं। अटल को जहां हम उनके नर्म रवैये के लिए याद करते हैं, वहीं अटल की कूटनीतिक समझ को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। आपको याद होगा कि भारत ने पोखरण में अपना न्यूक्लियर टेस्ट अटल जी के कार्यकाल के दौरान किया था। ये वो समय था जब अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश हो चुका था और उसे चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। तब का अमेरिका भारत को लेकर इतना सपोर्टिव नहीं था जितना आज है, लेकिन हमने फिर भी उनकी नाक के नीचे से ये टेस्ट किया और 9/11 के हमले से पहले अमेरिका में इसे CIA की सबसे बड़ी हार माना गया। अमेरिका ने इस वक्त भारत पर कई सारे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन वाजपेयी ने सैंक्शंस के बावजूद 90 के दशक से बूम कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था की गति को धीरे नहीं होने दिया। शायद यही सब वजह थी जिस वजह से अटल और सभी मीडिया हाउसेस को ये लगने लगा था कि 2000 का चुनाव भी अटल आसानी से जीत जाएंगे और बहस का मुद्दा बस ये था कि वो कितनी सीट्स लाएंगे। लेकिन 2004 में लोगों ने अटल को दिखाया कि वो 2002 को अभी नहीं भूले थे। 2002 के गुजरात दंगों में तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ना मांगने का खामियाजा अटल ने 2 साल बाद चुनाव में भुगता। लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता में रखने का आइडिया अटल का नहीं बल्कि आडवाणी और प्रमोद महाजन का था। और ऐसा कहा जाता है कि अटल उस वक्त पार्टी में कमजोर हो गए थे और वो इंतजार कर रहे थे कि 2004 का चुनाव वो अपने दम पर जीतकर पार्टी पर फिर से अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करें और तब शायद नरेंद्र मोदी पर भी कोई फैसला लिया जा सकता था। खैर अटल वो चुनाव हार गए। उनकी बिगड़ती तबीयत के कारण उनके पास अगले चुनाव तक अपनी बारी का इंतजार करने का वक्त नहीं था और वो रिटायर हो गए। और ये विडंबना ही है कि जिस मोदी ने उन्हें 2004 का चुनाव हरवाया, वही 10 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री के रूप में संसद में आए और उन्होंने अटल के नाम पर ही न जाने कितनी पॉलिसीज लॉन्च की और साथ ही वाजपेयी को वो सम्मान भी दिया जिसके वो हमेशा से हकदार थे। ये सम्मान था भारत रत्न। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।